हेलो स्टूडेंट्स, हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन पढ़ चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप ऑफ रिएक्शंस। रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं? देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कोई नया सब्सटेंस, नए एटम नहीं प्रोड्यूस हो सकता। बस एटम जो है वो बॉन्ड पहले किसी और के साथ बना रहा था, बाद में किसी और केमिकल के साथ बना लेगा। तो यही जो बॉन्डिंग है वो अलग अलग टाइप से हो सकती है और इन्हीं टाइप्स के नाम दिए गए हैं कि वो किस तरीके से होगी, उसी टाइप से उसका नाम दिया गया है। जैसे फर्स्ट है हमारी कंबशन। कंबशन का मतलब क्या होता है? जलना। तो आपको पता है कोई भी चीज़ है वो कब जलती है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होगा, जैसे ए भी कोई सब्सटेंस था और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इसने बर्न किया, तो क्या होगा? ऑक्साइड ऑफ ए एंड बी प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारी फर्स्ट जो एक्टिविटी थी, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्वियसली एयर में प्रेजेंट होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन, कंबशन सॉरी। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेशन। नाम से ही पता चल रहा है कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होके और जब कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है। ए प्लस बी ने कंबाइन होके क्या बनाया? सी। अब नया प्रोडक्ट का मतलब ये नहीं है कि ये इसके अंदर वो एटम नहीं होंगे जो इनके अंदर नहीं थे। जो एटम इन दोनों के अंदर थे वही एटम सी में भी रहेंगे, लेकिन बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी, बॉन्ड्स है वो बदल जाएंगे। थर्ड इज डीकम्पोजिशन। इसका भी नाम से पता चलता है। डीकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना। तो जब ए बी एक रिएक्टेंट है और वो ए प्लस बी इन दोनों में टूट जाए, अलग अलग हो जाएं, जिससे ये बना है, अगर वो दोनों अलग अलग हो जाएं तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? हटा देना। तो देखो, अगर ए प्लस बी से हमारा रिएक्टेंट था तो ये क्या कर देगा? ए जो है बी को डिस्प्लेस कर देगा, ये बी की जगह पर आकर बैठ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट? ए सी प्लस बी। बी अलग हो जाएगा और ए सी, ए जो है वो सी के साथ साथ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब सेम डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो लेकिन दो बार। अगर ऐसा है तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ए बी प्लस सी डी था तो ये क्या हो जाएंगे? आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, ए डी बन जाएगा प्लस सी बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं। इनको अगर हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इसमें क्या होगा? टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, वही सेम चीज़ बोल रहा है। दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं और उससे क्या बनेंगे? एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा, जैसे मैग्नीशियम और ओके कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 Mg प्लस O2 मेक्स 2 MgO। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल देख लो, ये वही है। ए सिंगल कंपाउंड डीकम्पोजेस और ब्रेक डाउन, टूट जाता है, टू गिव टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस। जैसे कि 2FeSO4 है, ये क्या हो जाएगा? Fe2O3 प्लस SO2 और SO3, ये क्या है? गैसेस फॉर्म में रिलीज हो जाएंगी। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा? ए मोर रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो कम रिएक्टिव मेटल को क्या कर देगी? डिस्प्लेस कर देगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आयरन है और ZnSO4 जिंक सल्फेट का सोल्यूशन है। सिंस आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक, तो क्या होगा? जिंक अलग हो जाएगा और आयरन सल्फेट। यही कारण है कि हम जिंक सल्फेट सोल्यूशन को कभी भी आयरन के कंटेनर में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा और FeSO4 बना लेगा, तो ZnSO4 तो बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही पता चल रहा है। देखो, BaCl2 और Na2SO4 था तो क्या बन जाएगा? BaSO4, मतलब AB प्लस CD था तो AD प्लस BC बन जाएगा और NaCl इधर ये बन जाएगा। ठीक है, ये सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? अगर ऑक्सीडेशन नाम से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर क्या हो? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए रिएक्शन में या तो फिर एक हाइड्रोजन का जो एटम है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे इसमें था 2 Mg प्लस O2, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई है ना, पहले तो नहीं थी लेकिन अब क्या हो गई है? ऐड हो गई है। आगे देखो, 2Cu प्लस में O2, इसमें भी सेम हुआ है, CuO, ऑक्सीजन क्या हो गई है? ऐड हो गई है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
नेक्स्ट इज रिडक्शन। रिडक्शन किस वर्ड से बना है? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? कम होना। तो किस चीज़ का कम हो जाए? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर रिमूव हो जाए या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। हाइड्रोजन अगर आती है तो ऑक्सीजन जाएगी, और अगर हाइड्रोजन जा रही है तो ऑक्सीजन आएगी। यही अंतर है दोनों रिएक्शंस में। ठीक है, तो जैसे ये देखो यहाँ पर CuO था प्लस H2 में एक Cu प्लस H2O। यहाँ पर पहले ऑक्सीजन थी ना कॉपर के साथ, कॉपर ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉपर बचा है, तो ऑक्सीजन क्या हो गई है? रिमूव हो गई है। अब देखो ऐसी भी रिएक्शंस होती हैं जिसके अंदर दोनों काम हो सकते हैं एक ही रिएक्शन में। देखो जैसे कि इनको क्या बोलेंगे ऐसी इक्वेशंस को? रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ हो रहे हो। जैसे देखो CuO था तो यहाँ पर इससे ये चला भी गया है प्लस H2O। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ से ऑक्सीजन चला गया है, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। देखो थर्म का मतलब क्या होता है? हीट। तो एक्सोथर्मिक अगर है तो रिएक्शन इन विच हीट इज इवोल्व, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवोल्व होती है, निकलती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो हमेशा हीट रिलीज होती है। इवन जो हमारी रेस्पिरेशन है, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है? जो भी हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी लेना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो उसमें भी हीट रिलीज होती है। जब भी इफ़ यू वांट टू चेक इट, आप जब ब्रीद आउट करते हो तो आप देख सकते हो कि अगर उसको हाथ पर अगर हम लेते हैं तो आपके हाथ पे आप आराम से जो गर्माहट है, जो हीट है, उसको महसूस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब एकदम अपोजिट हो जाएगा, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ठीक है, अगर कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसमें रिएक्शन के बाद में जो टेस्ट ट्यूब है आप उसको टच करके देख सकते हो, वो ठंडी हो जाती है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो जाती है, इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म सोल्ट। जब भी एक एसिड के अंदर एक बेस मिलता है तो वो क्या करते हैं? एक दूसरे की इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। और ऐसे केस में हमेशा ही सोल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, जैसे HCl इज ए एसिड, NaOH इज ए बेस, तो ये क्या बनेगा? H2O एंड NaCl, जो हमारा कॉमन साल्ट होता है उसका फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट इज कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन जैसे आपने रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन की जो आयरन का कोई भी मटेरियल है, अगर हम उसको नमी और एयर के कॉम्बिनेशन में छोड़ देते हैं, ऐसी जगह पर छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर रस्ट लग जाती है, एक उसके ऊपर एक लेयर लग जाती है, एंड दैट लेयर इज़ नथिंग बट रस्ट, और उसका नाम क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, Fe2O3 इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो इसमें इसका होते ही इसकी डेफिनेशन क्या होगी कोरोजन की? द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग रिएक्टिंग अप ऑफ मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस। जब एटमॉस्फेरिक गैसेस किसी भी मेटल के ऊपर रिएक्ट करके अटैक करती हैं, और वो क्या होती है? वो मेटल है वो ख़त्म हो जाती है, सिर्फ एक केस को छोड़ के, एल्यूमिनियम केस को छोड़ के। उसके अंदर एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है? उसके अंदर वो एक प्रोटेक्शन का काम करती है, प्रोटेक्टिंग लेयर का काम करती है, लेकिन बाकी केसेस में क्या आता है? जैसे कि आयरन का जो अगर कोई मटेरियल है तो वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो जब भी एयर के अंदर ऑक्सीजन या CO2 इस टाइप की गैसेज अगर किसी मैटर को हार्म पहुंचाती हैं, एक केस जो छोड़ना है वो मैंने आपको बता दिया है, उसको छोड़ के सिर्फ, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? कोरोजन बोलेंगे। ठीक है, ये जो आयरन है इसके साथ में ऑक्सीजन जो कंबाइन होती है, और प्लस थोड़ी नमी भी होनी चाहिए, ना तो अकेला ही पानी कुछ कर पाएगा, ना ही अकेली ऑक्सीजन कुछ कर पाएगी, दोनों की प्रेजेंस मस्ट है। ठीक है, तो अब है प्रिवेंशन, किस तरीके से हम बचा सकते हैं किसी भी मेटल को कोरोड होने से? तो हम पेंटिंग कर दें। पेंटिंग करने से क्या होगा? कोई भी जो मटेरियल है उसके और एयर के बीच में एक लेयर आ जाएगी, और वो लेयर है वो क्या करेगी? कोरोजन नहीं होने देगी, रिएक्शन नहीं होने देगी। ठीक है, ऑक्सीजन और या CO2 की विद जो भी हमारी मेटल है वो। तो ऐसी लेयर हम ऑयलिंग करके भी बना सकते हैं, ग्रीस करके भी बना सकते हैं, पेंट करके भी बना सकते हैं, और गैल्वेनाइजेशन करके भी बना सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन जो है वो आपके आएगा, उसके अंदर क्या होता है? किसी लेस रिएक्टिव मेटल की परत चढ़ा दी जाती है, किसके ऊपर? आयरन या जो भी है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये होता है। रेंसिडिटी क्या होती है? ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, वी कैन सी इन अ डेली लाइफ, कि क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स। ऑयल या जो फैट होता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है इन ए फूड,
रिजल्टिंग इनटू ए बैड स्मेल। कई बार आपने देखा होगा कि खाने से एक बड़ी ही बैड स्मेल आती है, बहुत ही, मतलब वी कैनॉट स्मेल इट, इतनी बुरी होती है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्यों होती है? ऑक्सीडेशन की वजह से। किसके? ऑयल या फिर फैट के। अब कैसे बचा जाए इससे, इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम, या तो क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम एंटीऑक्सीडेंट डाल दें, ठीक है, तो प्रिवेंशन हो जाएगा। दूसरा क्या है, वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम क्या होता है, जहाँ पर एयर वगैरह कुछ भी नहीं होता, नथिंग एट ऑल। तो हम क्या करते हैं, एयर रिमूव करके और फिर किसी भी मटेरियल की पैकिंग करें, ठीक है। और क्या हो सकता है, रिप्लेसिंग एयर विद नाइट्रोजन। जो आपने लेज़ वगैरह या जो भी कुरकुरे ऐसे अपने फूड आइटम देखे हैं, तो उनकी पैकेजिंग में क्या होता है, एयर को रिमूव कर दिया, रिप्लेस कर दिया जाता है कौन सी गैस से, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती उसके साथ, ठीक है। तो इस तरीके से रेफ्रिजरेशन, अगर हम रेफ्रिजरेट कर दें, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख दें, तो उस केस में भी क्या, रेसिडिटी से हम बचा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन